हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं पुनीत शर्मा स्वागत करता हूँ आपके सिंग लॉ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, जिस पे आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदू लॉ की सीरीज। इस सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा? हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू गार्डियनशिप एक्ट एज वेल एज हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो आपके यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में होते हैं, जैसे आपके डीवी एक्ट हो गया, सेम सेक्स मैरिज हो गया, ये टॉपिक्स भी हम इन वीडियोस में कवर करेंगे। ये पूरी सीरीज इस तरीके से डिजाइन करी गई है कि अगर आप एज अ लॉ स्टूडेंट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं या देने वाले हैं, जैसे आपका एआईबी आपका एग्जाम हो गया, क्या कहते हैं, लॉ एलएलएम एंट्रेंस, एज वेल एज अगर आप एलएलबी स्टूडेंट्स हैं और अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, पता नहीं कि कहाँ पे शॉर्ट वीडियोस आपको मिले जिसमें आप देख के अपना एग्जाम कर सकें, एज वेल एज इस लेक्चर सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा जो आपको एग्जाम क्लियर करने में आपके हेल्प करे, आपके सेमेस्टर एग्जाम में हेल्प करे। पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में आपके हर टॉपिक पे पीडीएफ्स मिलेंगे, आपके एमसीक्यूज मिलेंगे, एज वेल एज आपको मिलेंगे ब्रीफ कंसाइज लेक्चर्स। कोई बकवास नहीं, बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं करे हैं हमने, छोटे छोटे वीडियोस में आपको टॉपिक्स समझ आ सकें। 25-20 मिनट की वीडियोस जिसमें एक टॉपिक आपको समझा सकें कि उस पेपर में कैसे आना है, कैसे आपने लिखना है, और उस टॉपिक में क्या क्या मेन फंडामेंटल्स हैं आपको पता होने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको सप्लीमेंट करेंगे हमारे पीडीएफ्स। एक छोटी सी कोशिश सिंग लॉ एकेडमी के प्लेटफॉर्म के थ्रू कि लीगल एजुकेशन का अवेयरनेस ज्यादा हो सके, और आप किसी भी लॉ कॉलेज में पढ़ते हो आपको वही स्टैंडर्ड्स मिले लेक्चर्स में जो एक एनएलयू के स्टूडेंट को मिलता है। तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले उसका सबसे पहला लेक्चर हमारा होगा एवोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर हिंदू लॉ। सबसे पहले हम समझेंगे एवोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर हिंदू लॉ के कॉन्सेप्ट को, कि शादी का कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ, क्या ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, नया कॉन्सेप्ट क्या है, और ओवर द टाइम शादी कैसे का कॉन्सेप्ट कैसे प्रोग्रेसिव नेचर में गया है। तो इसको हम देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं वैदिक समय से। वैदिक पीरियड की हम बात करें तो जब शादी में क्या था, सैक्रमेंटल नेचर। शुरुआती समय में, वेदों के समय में जो शादियों का जो नेचर था सैक्रमेंटल था, बहुत पवित्र था, जो आज भी है। बेसिकली मैरिज वॉज अ रिलीजियस सैक्रमेंट, विवाह एसेंशियल फॉर रिलीजियस राइट्स एंड फैमिली लीनियज। क्यों करना है? धार्मिक कार्यों के लिए एज वेल एज फैमिली लीनियज के लिए। सेम अगर आप जो हम मुस्लिम लॉ करेंगे, हम देखेंगे वहां पे जो शादी का मेन पर्पस क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल डिजायर। यहाँ पे ये नहीं है। हिंदुओं में कॉन्सेप्ट शादी का ब्रॉड है। फिर प्राइमरी पर्पस वाज टू फुलफिल धर्म, रिलीजियस एंड मॉरल ड्यूटीज, धर्म, एंड विद वाइफ एज अ सहधर्मी, मतलब अर्धांगिनी जिसको कहते हैं, कि वाइफ आपका पार्ट होगी, आपको हेल्प करेगी आपके मॉरल, आपके रिलीजियस ड्यूटीज को परफॉर्म करने में। शादियों का टाइप देखो, वैदिक समय में शादियां किस तरह की थी, क्या क्या फॉर्म्स थे। एक ब्रह्मा मैरिज होती थी, एक देवों की मैरिज होती थी, एक अर्षा मैरिज, ग्रूम गिव्स काउ एंड बुल। ये 3 तरह की मैरिज जो थी फॉर्म्स उस समय वैदिक समय में चलता था। अब इसको आगे लेके चलते हैं स्मृति एंड एपिक पीरियड पे। हम स्मृति और एपिक पीरियड पे आ जाए। एपिक पीरियड पे यहाँ पे क्या है मैरिज के बारे में, इसको देखते हैं। स्मृति, मनुस्मृति इन्फ्लुएंस, मैरिज रिमेन अ सैक्रमेंट। आज इस सब पीरियड में भी शादी की जो वैलिडिटी है, वो जो शादी को समझा जाता है एक पवित्र बंधन की तरह देखा जाता था, विद मनुस्मृति प्रिस्क्राइबिंग 8 फॉर्म। लेकिन अब शादियों की जो फॉर्म है वो बढ़ गई है। पहले 3 देखी थी, अब 8 फॉर्म ऑफ मैरिज, जिसमें क्या है, प्रजापति, गंधर्व, राक्षस, असुर एंड प्रश्चय। ठीक है, ये भी आपने शादी के फॉर्म्स ऐड हो गए। अब आ जाइए वुमेन स्टेटस। इस पीरियड में वुमेन का स्टेटस क्या था? वुमेन को इंट्रोड्यूस सबसर्वेंस टू मेन, एक्सेप्टेड टू डिपेंडेंस ऑन फादर, हस्बैंड एंड सन।
इस पीरियड में वुमेन को जो था ना लोअर समझा जाता था। मेल डोमिनेंस की जो हम बात करते हैं वो चीज की, एक वुमेन जो है डिपेंडेंट है शादी से पहले अपने पिता, शादी के पति और पति के बाद बच्चों पे, और जो सोच जो ये बहुत समय तक जो चलती रही। उसके बाद हस्बैंड वॉज हाउस होल्ड हेड एंड वाइफ ड्यूटी टू सर्व हिम एंड बेयर चिल्ड्रंस। बच्चों को पालना, सबको सर्व करना, ये वाइफ की ड्यूटी थी। और हस्बैंड जो था हाउस होल्ड हेड था, घर का प्रमुख होता था। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट पीरियड है मिडिवल पीरियड, जहां पे सोशल रिस्ट्रिक्शन हुई है। सोशल रिस्ट्रिक्शन कैसे सर, देखते हैं चलो। रिग्रेसिव प्रैक्टिस जैसे चाइल्ड मैरिज इस पीरियड में जन्म हुआ, डॉरी प्रथा का जन्म हुआ, रिस्ट्रिक्शन ऑफ विंडो रीमैरिज, विडोज की रीमैरिज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगनी शुरू हुई। कास्ट सिस्टम जो है इस एज में सिग्निफिकेंस हो गया। फिर विडो रीमैरिज, विडोज वर जनरली प्रोहिबिटेड फ्रॉम रीमैरिंग, विडोज को शादी करने से रोका जाता था। इसी के लिए बाद में बहुत रिफॉर्म्स हुए, राजा राम मोहन राय इन सब ने। सती प्रथा भी इस पीरियड में ही डेवलप हुई। तो आप कह सकते हो बहुत डार्क पीरियड था, वुमेन्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था। तो क्यों, सती है, चाइल्ड मैरिज है, ये सब है, आपका विडो रीमैरिज रिस्ट्रिक्शन है। तो ये पीरियड जो है डार्क एज आप कह सकते करिएगा हिंदुओं के हिसाब से। इसके बारे में हम बात करें, ब्रिटिश पीरियड की बात आ जाए। ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ, रिफॉर्म्स आए। ये रिफॉर्मेटिक पीरियड था। यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, इन सब ने जो है रिफॉर्म्स लाए वुमेन के एजुकेशन, वुमेन के राइट्स को लेकर, जिसके से क्या हुआ, सती प्रथा बंद हुआ, आपका विडो रीमैरिज फिर से इंट्रोड्यूस हुआ, चाइल्ड रीमैरिज बंद हुआ। तो बहुत चीजें, डॉरी प्रथा पे भी रोक लगी, तो अवेयरनेस क्रिएट हुई। ये इस पीरियड की बहुत अच्छी बात है ब्रिटिश पीरियड की। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो मेन सती पे भी पाबंदी हुई। उसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें, सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या था, लॉ का कोडिफिकेशन। लॉ कोडिफाई हो गया। पहले कोई ऐसा रिटन लॉ नहीं था। 1955 में जो है लॉ कोडिफाई हुआ। हमने जो पर्सनल लॉज था, जो कस्टम्स था, उसको लेजिस्लेचर की फॉर्म में लेके आ गए, हमने उस पर लॉ बनाया। अब की फीचर, इस लॉ के इंपॉर्टेंट की फीचर्स क्या थे, हमने ये बताया कि कंडीशंस ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज क्या होंगी, जो इस लॉ में है सेक्शन 5। एज, मेंटल कैपेसिटी, क्या रिलेशनशिप सपोर्टेड प्रोहिबिटेड। तो हमने कंडीशंस पे जोर दिया एज कंपेयर टू फॉर्म ऑफ मैरिज पे। हमने एक सबसे बड़ी चीज क्या करी, जो कस्टम्स चलता आ रहा था उसको हमने रिटर्न फॉर्म में लेके आ गए, एक लॉ की फॉर्म में आया। तो ये डेवलपमेंट हुआ आज पोस्ट इंडिपेंडेंस। और हमने फॉर्म ऑफ मैरिज में जाने से अच्छा हमने एक वैलिड हिंदू मैरिज की कंडीशन स्पेसिफाई करना ज्यादा सही समझा। प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज की बात करें, ये मुस्लिम लॉ में आपको बहुत क्वेश्चन आएगा सेमेस्टर में कि शादियों का क्या नेचर होता है। अगर मैं हिंदुओं की बात करें, इटर्नल बॉन्ड है, सैक्रेड यूनियन है, पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट बेस है कि शादियां जो है वो क्या कहते हैं, 7 कदम 7 जन्मों के लिए होती है, 7 फेरे हैं। तो हर जन्म में आप ही मियां बीवी बनते हैं, इटर्नल बॉन्ड है। फिर सैक्रामेंटल वैल्यू है, लीगल ऑब्लिगेशंस अटैच है। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन कैसे अटैच है, जैसे राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पाउस। पॉलीगैमी हमने बंद करवा रखी है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। हमारे यहाँ मोनोगैमी प्रमोट होता है, दोनों स्पाउसेस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको लेके लॉ है। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, हिंदुओं में शादी सैक्रेमेंट ज्यादा है, कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर बहुत मिनिमम है। ठीक है, यस एग्रीमेंट है, 2 लोग मिलते हैं शादी के लिए, हाँ करते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर कम है, सैक्रामेंटल वैल्यू ज्यादा है। मुस्लिम लॉ में कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू ज्यादा है, सैक्रामेंटल नेचर कम है। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों लॉज में, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में। अब हम बात करें कि कंडीशन फॉर वैलिड हिंदू मैरिज, ये हर इंसान को पता होगी, सेक्शन 5 में हिंदू मैरिज एक्ट में दिए हुए हैं।
एसेंशियल कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज। पहली, मोनोगैमी, इन द सेंस किसी भी स्पाउस का शादी के समय ऑलरेडी शादीशुदा वो नहीं होना चाहिए। मेंटल कैपेसिटी, साउंड माइंड, स्पाउस जो है साउंड माइंड के होने चाहिए शादी के समय अपना वैलिड कंसेंट देने के लिए। फिर एज 21 साल और 18 साल एज लिमिट तय करी हुई है, जो भी अब बढ़ के जो है चेंज हो चुका है, लड़का लड़की दोनों 21 साल के होने चाहिए। रिलेशनशिप मतलब प्रोहिबिटेड और सपिंदा, दो लोग जो है प्रोहिबिटेड और सपिंदा रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है, पहले सपिंदा बताता हूँ। सपिंदा मीन्स गोत्र, आप अपने ही गोत्र में शादी नहीं कर सकते। हिंदुओं में होता है निमावत हो गया, जो भी है गोत्र सेम नहीं होने चाहिए। प्रोहिबिटेड मतलब आप अपने ही फैमिली लीनिएज में शादी नहीं कर सकते हो। फैमिली लीनिएज मतलब बहुत क्लोज रिलेटेड में, ठीक है, अंकल से पे शादी नहीं हो सकती, आंट और नाइस शादी नहीं कर सकते, तो वो चीज अपने खून में, अपने ब्लड लाइन में शादी नहीं होगी, ठीक है। तो ये एसेंशियल कंडीशंस हैं, 5 कंडीशंस होती हैं एक वैलिड हिंदू मैरिज की, सेक्शन 5 में डिटरमाइन करा गया है। तो अगर जो हम समझते आ रहे हैं, हमें क्या कंक्लूजन निकलता है इस चीज को देख के? हमारा कंक्लूजन ये निकला अभी तक पढ़ के कि जो मैरिज है अंडर हिंदू लॉ इवॉल्व हुई है। मैरिज का कॉन्सेप्ट अब आगे ही बढ़ा है, हमने ट्रेडिशन को भी रखा है, लेकिन हमने नए मॉडर्निटी कॉन्सेप्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करा है। जैसे मैरिज को ट्रांसफॉर्म करा है लीगल एंड सोशल कंटेक्स्ट में वाइल प्रिजर्विंग इट्स सैंक्टिटी, शादी की जो पवित्रता है उसको बनाए रखते हुए सोशल लीगल कंटेक्स्ट को देखा है हमने। इंश्योरिंग लॉफुल मैरिज, सेफगार्डिंग राइट्स ऑफ बोथ स्पाउस, representing progressive step toward gender equality and social justice। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी सर कैसे? क्योंकि तो डिवोर्स का अधिकार है, हमारे यहाँ दोनों को है। मुस्लिम्स में मेल के ऊपर ज्यादा है, फीमेल के पास बहुत कम ग्राउंड्स है डिवोर्स के, तो ये जेंडर इक्वालिटी है, ठीक है। और कोई आरसीआर है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बहुत सारे, वहां पे पेटिशन कोई भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोगैमी दोनों के लिए है, पति के लिए भी है, पत्नी के लिए भी है, तो इसको जेंडर इक्वालिटी कहते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन आप आदमियों पे लगा रहे वो आपने औरतों पे भी लगाया है। तो ये ब्रीफ इंट्रो था हिंदू मैरिज एक्ट का, कि जब हम आगे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, आरसीआर, तो समझने में हेल्प हो कि शादी है क्या। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा कवर होगा, जो हमने कवर किया है, जो एग्जाम में आपके आएगा, सेक्शन 5 एसेंशियल कंडीशंस ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज। एक क्वेश्चन जो बनेगा आपका मुस्लिम लॉ के साथ बनेगा हमेशा, नेचर ऑफ मैरिज इन हिंदू लॉ एज वेल एज मुस्लिम लॉ। आपको नेचर ऑफ मैरिज के बारे में लिखना होगा। शॉर्ट नोट आता है एक बार आपके एग्जाम में, एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, उस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो आपको वैदिक से लेके मॉडर्न टाइम तक आपको शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, आप और लेक्चर्स चेक कर सकते हैं। कंप्लीट हिंदू लॉ हमने इसी तरीके से कवर करा है, ये ऐसे वीडियोस के थ्रू कवर करा है। और अपने दूसरे दोस्तों को जो लॉ सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लॉ में पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मुश्किल टॉपिक्स बहुत सिंपल वे में हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों को समझाए जाते हैं। आप प्लीज एक बार अपने दोस्तों को, अगर उनको डिफिकल्टी होती है, उनको सजेस्ट करिए प्लेटफॉर्म के बारे में। आप डेमो लेक्चर्स और देख सकते हैं। हिंदू लॉ के अलावा और भी लेक्चर्स जो मैंने कवर करे हैं आप चेक कर सकते हैं। बीएनएस, बीएनएसएस, कंपैरेटिव आईपीसी, सीआरपीसी, आप मुस्लिम लॉ हो गया, आपका एडमिन लॉ हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया। और सबसे अच्छी चीज, इस प्लेटफॉर्म पे जो आपको फैकल्टीज मिलेंगी, वो फैकल्टीज सारी अच्छी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, एज वेल एज एलएलएम, जेआरएफ क्वालिफाइड है, इन एग्जाम्स में टॉप करा है, एनएलयू से पढ़ के आए हैं। तो आपको वो मेथोडोलॉजी कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ना है,
वो इन लेक्चर्स के थ्रू आपको रिफ्लेक्ट होगा। और आप ये कभी मत फील करिए कि आप एनडीयू से नहीं पढ़ पाए हैं। ये लेक्चर्स और ये प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक ही मकसद है कि लीगल अवेयरनेस को इस लेवल तक लेके जाना कि बच्चे को ये ना लगे कि अच्छा मेरा उस एजुकेशन, मेरा क्वालिफिकेशन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं हुआ है तो मेरा वो लॉ की अवेयरनेस वो डेवलप नहीं हुई है। तो अफोर्डेबल रेट पे, अफोर्डेबल प्राइसिंग पे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करना और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज प्रोवाइड करना, जिससे आप अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में लिख सको। एग्जाम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, प्लीज गो थ्रू द पीडीएफ। आप पीडीएफ देखिए, आपको हेल्प मिलेगा कि आंसर उतना ही लिखना है और वही वैसे ही कवर होगा। हर वीडियो में मैं बताता चलूंगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।